Hello friends, welcome to my channel Agrify Study and today lecture I will discuss about agricultural finance and cooperations। तो आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशंस के साथ में उसके साथ बात करने वाले हैं आज दूसरे चैप्टर में क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर कि हम जो उधार लेते हैं उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं एग्रीकल्चर में और उधार क्यों लेते हैं। तो उसके बाद उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, क्रेडिट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, पर्पज, सिक्योरिटी, लेंडर एंड ब्रोअर। जो कि एक उधार लेता है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, ब्रोअर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसकी जो मीनिंग होती है वो होती है द वर्ड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रीडो मीन्स आई बिलीव। ये जो हमारा क्रेडिट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि क्रीडो है। ठीक है, एंड जो क्रीडो है उसका मीन्स जो होता है वो आई बिलीव। आई बिलीव का मतलब है मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है आई बिलीव। अब हैंस क्रेडिट बेस्ड अप ऑन बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, फेथ। ठीक है, हैंस का मतलब होता है अतः। अतः जो क्रेडिट है वो बेस्ड ऑन होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका जो धारणा रहती है। ठीक है, बिलीफ मानी होती है धारणा, कॉन्फिडेंस मानी आपका आत्मविश्वास, एंड ट्रस्ट मानी विश्वास, और फेथ मानी आस्था। बेसिकली जो जैसे आप ही हैं, अगर आप किसी को लोन देंगे तो आप या तो उसके ऊपर आपकी कुछ धारणा हो सकती है लोन देने की, या फिर आपका आत्मविश्वास हो सकता है कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर जो लोन है हमारा वो बेस्ड होता है। अब मैं बात करूँगा कि जो क्रेडिट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली जो क्रेडिट है उसकी डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी है, बट मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट बताऊँगा जो कि हर तरह से उनकी जो डेफिनेशन है वो मान्य करी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेसिक एक डेफिनेशन की। तो उसमें आप देखेंगे क्रेडिट लोन इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जो क्रेडिट है वो एक कुछ पैसा है या कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड कराया जाता है फॉर सर्टेन पर्पज़, जो कि एक कुछ परचेज के लिए हम कुछ पर्पज़ के लिए हम उसे प्रोवाइड कराते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस, एक सर्टेन कंडीशन में, विद सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सम और लेट, मतलब सूनर और लेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिट है वो एक पैसा है जो कि एक पर्पज़ के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, एंड उसकी कंडीशन अलग हो सकती है, और एक इंटरेस्ट पर जो कि ब्याज रहता है। ठीक है, उस ब्याज पर हम उस पैसे को प्रोवाइड कराते हैं जो कि ब्रोवर होता है उसके लिए। तो उसमें क्या रहता है कि वो उसे रीपेड कर सकता है, या तो तुरंत ही रीपेड कर दे कुछ समय में, या फिर लंबे समय के लिए जो हम पैसा उसको क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेसर गैलब्रेथ जो कि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्रेडिट के लिए क्या बताया कि क्रेडिट इज़ द टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ आस्पेक्ट। ठीक है, असेस्ड फ्रॉम वन हु हैज़ टू अदर हु हैज़ नॉट। इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पैसा है, ठीक है, वो एक अस्थायी हस्तांतरण है साधनों का, जो कि एक के पास होता है एंड दूसरे के पास नहीं होता है। अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो अगर आपके पास क्रेडिट है तभी तो आप दूसरे को दे सकते हैं, नहीं तो फिर और जिसको उसकी ज़रूरत होगी या फिर उसके पास नहीं होगा वही तो आपसे क्रेडिट लेगा। और अगर दोनों के पास में बराबर क्रेडिट है तो वो एक दूसरे से क्यों पैसे को जो है ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर की, जो पैसा रहता है, ठीक है, या जो उधार लेना रहता है उसकी एग्रीकल्चर में क्या आवश्यकता होती है और बेसिकली किसान क्यों लेते हैं। तो अगर देखेंगे एग्रीकल्चरल फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे जो किसान हैं उनके लिए क्या रहता है कि इकोनॉमिक स्टेटस हर किसान का जो है लो ही रहता है, और बेसिकली वो डिपेंड भी रहते हैं पूरी तरह से तो क्रेडिट पर ही रहते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है रूरल एरियाज़ में जो किसान अपनी फसल को उगाते हैं, ठीक है, उगाने के तुरंत बाद जब वो उसे मार्केट में सोल्ड करते हैं, सोल्ड करने के बाद जो पैसा रहता है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं या जिनसे वो पैसा उन्होंने ब्याज पर लिया है, तो सबसे पहले उन्हें देते हैं। उसको देने के बाद उनके पास उतना पैसा नहीं बचता है जिससे कि वो अपनी अगली जो फसल है उसे उगाएं, वहाँ तक को पूरा पैसा उनके पास में नहीं बचता है। तो फिर भी उन्हें जो मनी लेंडर्स रहते हैं उनके पास जाना पड़ता है। अब मनी लेंडर्स की मैं बात करूँगा तो उसमें भी दो प्रकार के रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो आपके गांव में जो रूरल एरियाज़ में जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे अगर किसान पैसा लेगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनसे, ठीक है, और जो इंटरेस्ट लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिससे कि जो किसान को रिटर्न देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जो वो लेता है उससे। एंड एक हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है सरकार, जिसमें कि जो किसान लोन लेंगे
उस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट लिया जाता है एंड वो उनके लिए लंबे समय तक भी मिल जाता है और बीच में कोई ज़्यादा किसानों के पास तगादे अगादे भी करने की कोई दिक्कत नहीं रहती। आप बैंक का पैसा आप ले लो तो अगर आप टाइमली उसे देते रहेंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हो गया क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर का बेसिक। अब मैं बात करूँगा कुछ पॉइंट्स की। तो हमको क्रेडिट की ज़रूरत क्यों होती है? तो बाइंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स, हम क्या करते हैं कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट्स को परचेज करते हैं, इसके लिए हमें क्रेडिट की आवश्यकता होती है। तो वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हमारे रहते हैं सीड, फर्टिलाइज़र एंड यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। अब प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स के अंतर्गत आपके आते हैं, आप जब बीड को प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर के अंतर्गत। एंड एक रहता है फीड एंड फॉडर फॉर कैटल एटसेट्रा। तो फीड का अगर मैं बात करता हूँ, फीड अलग चीज़ होती है एंड फॉडर अलग चीज़ होती है, ठीक है। फीड जो होता है वो आपका होता है कंसनट्रेट, जिसमें कि आपका कोई भी दाना रह सकता है, ठीक है। एंड फॉडर जो कि आप जानते हो ग्रीन फॉडर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपकी बाजरा या फिर और बहुत सारी सोरगम रहती है, मेज रहती है, वो एज आ ग्रीन फॉडर यूज़ करी जाती हैं फॉर कैटल के लिए, जो कि आपके पशु रहते हैं, ठीक है, उनके लिए। एंड दूसरा जो पॉइंट आता है जिसके लिए हमें क्रेडिट की नीड रहती है वो है सपोर्टिंग दियर फैमिली। अब सपोर्टिंग दियर फैमिली, इसके पीछे का कारण ये है कि इन केस ऑफ दोज ईयर्स व्हेन द क्रॉप्स इज़ नॉट बीन गुड, अगर किसी साल आपकी फसल अच्छी नहीं हुई है बट आपको अपनी फैमिली का पालन पोषण तो करना ही है, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आप किसी मनी लेंडर्स के पास जाते हैं जो कि हमारे लिए उधार देते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें क्रेडिट की आवश्यकता रहती है हमारी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। एंड में बात करूँगा यहाँ पर एक अलग पॉइंट्स की, तो यह रहता है बाइंग एडिशनल लैंड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स ऑन दियर एग्जिस्टिंग लैंड्स टू क्लियर ओल्ड डिबेट परचेज कॉस्टली एग्रीकल्चरल मशीनरी। यहाँ पर क्या रहता है कि आप क्या करते हैं कि कुछ एडिशनल लैंड परचेज करते हैं, जिससे कि आप अपनी जो प्रीवियस जो आपके पास लैंड है उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकें और उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉइल है जो कि एसिडिक नेचर की है, तो उसमें आप एसिडिक क्रॉप्स लेते हैं, तो आपने क्या किया कि किसी से क्रेडिट ले करके और आपने एक दूसरी लैंड परचेज कर ली, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आपकी सब्सटेंसेस होंगी उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस पर फसल ग्रो करते हैं। एंड जो अपनी ओन जो आपकी फील्ड है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो मेजर्स रहते हैं उन्हें यूज करके उस सॉइल को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्रेडिट की आवश्यकता रहती है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट्स था क्रेडिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्रेडिट क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लें, और जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लोन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो ये क्या रहता है कि इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है जो बेस्ड ऑन वेरियस कैटेगरीज, यहाँ पर वेरियस क्राइटेरिया हैं, उसको लेकर के जो हमारा लोन है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइम। तो अगर मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन द टाइम के हिसाब से, तो बेस्ड ऑन द रीपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कि जो हमारा टाइम के हिसाब से और रीपेमेंट्स के हिसाब से हमने लोन को क्या किया है कि 3 टाइप्स में सब डिवाइडेड कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन द टाइम्स, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि एक तो आता है शॉर्ट टर्म लोन। अब जो शॉर्ट टर्म लोन होगा उसे आप इसी से समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन होगा वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो इसके अंतर क्या रहता है कि इसकी जो रीपेड विद इन अ पीरियड 6 to 18 मंथ, इसके लिए आप 6 से 18 महीने के बीच में आप इसे दे सकते हैं, ठीक है, लोन लेने के बाद में। एंड ऑल क्रॉप्स लोन आर सेड टू बी, जो हमारे शॉर्ट टर्म लोन, जितने भी आप क्रॉप से रिलेटेड जो लोन लेते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म लोन कहलाते हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स की ड्यूरेशन रहती है वो रहती है अप टू 6 मंथ। तो जब 6 मंथ में कोई क्रॉप्स जो है आपकी ग्रो हो जाएगी तो उसके लिए आप किस लोन के अंतर्गत रखेंगे, तो वो रखते हैं शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत। एंड अगर मैं बात करता हूँ इसके रीपेमेंट पीरियड की, तो ये वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर आपकी क्रॉप्स मान लीजिए वीट है, तो वीट की जो क्रॉप्स है वो आपकी 4 से 5 महीने के अंतर्गत जो है हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम। बट अगर आप इन केस ऑफ अगर आप देखेंगे शुगर केन के बारे में, तो उसमें आपकी क्या रहती है कि 1 ईयर की क्रॉप्स रहती है, ठीक है। तो ये क्रॉप की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। एंड फार्मर रिक्वायर फॉर सोइंग फर्टिलाइजर
प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स जो रहते हैं उनके लिए इस लोन की आवश्यकता पड़ती है। एंड में बात करूँगा अब यहाँ पर आपके लिए मीडियम टर्म लोन की। तो जो मीडियम टर्म लोन रहता है उसकी जो रीपेड पीरियड रहता है वो रहता है 18 मंथ टू 5 ईयर। 18 महीने से लेकर के 5 साल तक आप इस लोन को रीपेड कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। दीज लोन रिक्वायर्ड बाई द फार्मर्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑन हिज फार्म बाई वे ऑफ परचेजिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मिल्च कैटल, सीप एंड गोट्स। ये जो लोन है ये फार्मर्स लेता है अपने जो फील्ड है उसको इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि अगर पानी की फैसिलिटीज़ आपके फील्ड में अच्छी नहीं होंगी तो आप वहाँ पर बेटर कल्टीवेशन या फिर बेटर उपज नहीं ले पाएंगे। एंड मिल्च कैटल का मतलब होता है जो भी आप पशु खरीदेंगे वो आपको दूध देते हो, ठीक है। तो इसमें आपके सीप, गॉट, बफेलो, काव, जो बहुत सारी एनिमल्स है जो आ जाते हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन की। तो जो लॉन्ग टर्म लोन जो रहता है उसे आप रीपेड पीरियड उसका होता है 5 ईयर टू 20 ईयर्स और इवन मोर, मतलब 5 से 20 साल के अंदर आप उस लोन को पे कर सकते हैं दोबारा से जो आपने लिया है। तो मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूँगा। दीज लोन्स आर मेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स लाइक लेवलिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। ये जो लोन है वो किसान लेता है लेवलिंग के लिए एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, जो उसकी खराब भूमि है उसको सही करने के लिए ये लोन लेता है, क्योंकि इस तरह की। एंड और जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ फार्म बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड रेजिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स। अब बात करूँगा मैं लॉन्ग टर्म जो लोन है उसका मीन्स क्या है, वो क्यों इतने समय के लिए आपको दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ फार्म बिल्डिंग की, तो अगर कंस्ट्रक्शंस ऑफ फार्म बिल्डिंग में मैं बात करूँ तो अगर आप अपना कोई मकान बनाते हैं तो क्या वो मकान आपके लिए कुछ देगा? कुछ भी आप उससे इनकम नहीं कर सकते। तो अगर आप इनकम नहीं कर सकते तो उसके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे तो शॉर्ट टर्म लोन आपको जल्दी पे करना पड़ेगा। एंड अगर इतनी जल्दी आप पे कर सकते या आपकी कैपेसिटी होती तो आप लोन लेते ही क्यों। तो इसीलिए ये जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके लिए आप बहुत लंबे समय तक आप दे सकते हैं। देख नहीं सकते आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 to 20 ईयर्स में आप इसे रीपेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ अगर आपने एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया तो ट्रैक्टर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 लाख का ट्रैक्टर लिया तो वो आपको 10 लाख महीने, 2 महीने या 1 साल में कमा करके दे दे, इतना भी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म लोन में रखी गई हैं। एंड एक बात करूँगा मैं यहाँ पर, एक नोट्स यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल सो लॉन्गर पीरियड इज रिक्वायर्ड टू रीपे। ये जो सारी एक्टिविटीज़ आप लॉन्ग पीरियड टर्म जो लोन है उसे लेने के बाद करते हैं, वो क्या करती हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए उन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म दिया गया है उन्हें रीपेड करने के लिए। एंड अब मैं बात करूँगा यहाँ पर बेस्ड ऑन दी पर्पज़ के हिसाब से जो हमारा क्रेडिट है उसके लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन दी पर्पज़ क्रेडिट इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, ठीक है। इसके लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रोडक्शन लोन। तो जो प्रोडक्शन लोन होगा वो लोन आपको लिए दिया जाता है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं उसके लिए आप इस प्रोडक्शन लोन को लेकर के अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है उसे आप इन्हांस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इनकम है वो किसानों की डबल हो जाती है। तो इसको प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लोन दिया जाता है। एंड बात करूँ मैं इन्वेस्टमेंट लोन की, तो ये जो लोन दिया जाता है फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, पंप के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, एटसेट्रा के लिए इन्वेस्टमेंट लोन में रखा गया है। एंड एक होता है मार्केटिंग लोन। अब मार्केटिंग लोन्स के अंतर्गत क्या आता है कि दीज लोन्स आर मेंट टू हेल्प द फार्मर्स इन ओवरकमिंग द डिस्ट्रेस सेल। अब ये जो डिस्ट्रेस सेल है ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही एक बड़ा चैप्टर भी है, और मैं इसे कहूँगा ये एक टर्म है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। अब डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि जब आपका मार्केटेबल सरप्लस, जो आपका मार्केटेबल सरप्लस होगा वो मार्केटेड सरप्लस से ज़्यादा होगा, तो उस सेल के लिए हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है एंड मार्केटेड सरप्लस क्या होता है। तो मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जो कि किसान ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अगर उसके पास में गेहूँ उसने प्रोड्यूस किया तो गेहूं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक उसके पास जो गेहूं बचता है उसके लिए जब वो मार्केट में सेल करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। एंड एक किसान वो है जिसने गेहूं को प्रोड्यूस किया एंड उसने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में ना रख के पूरा जो प्रोड्यूस है उसके लिए मार्केट में सेल कर दिया, तो वो रहता है मार्केटेड सरप्लस।
अब मार्केटेड सरप्लस अगर आप करेंगे तो, और जो मार्केटेड सरप्लस होते हैं उसके लिए लार्ज फार्मर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर से उसे परचेज कर सकते हैं। अब अगर एक मैं बात करूँगा एक कोई स्मॉल फार्मर या कोई मार्जिनल फार्मर है, वो अगर मार्केटेड सरप्लस अपनाएगा तो उसका जो जीवन निर्वाह है वो नहीं चल सकता, क्योंकि उसे अगर आज उसने सारा अनाज बेच दिया तो कल ही उसे खाने के लिए फिर अनाज चाहिए, तो वहाँ को वो कहाँ से लेके आएगा। तो इसीलिए ये जो मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस और जो डिस्ट्रेस सेल है वो बनाया हुआ है, ठीक है, किसानों के लिए। एंड अब मैं बात करूँगा यहाँ पर एक होता है इसी के अंतर्गत कंजप्शन लोन। कंजप्शन लोन में क्या रहता है कि ये जो लोन है वो रीपेड हो सकता है आपकी 5 क्रॉप सीजन्स एंड 2.5 ईयर में, आप इसे रीपेड कर सकते हैं। अब ये जो कंजप्शन लोन होता है ये उन एरियाज़ में दिया जाता है यहाँ पर मान लो किसी क्लाइमेटीज़ के थ्रू कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ वगैरह हुई और आपकी पूरी क्रॉप जो है वो ख़त्म हो गई, एंड जब क्रॉप चौपट हो जाएगी तो आपकी जो जीवन निर्वाह है उसको चलाने के लिए आपको ये लोन दिया जाता है, जिसमें एक किसान 5,000 रुपये ले सकता है, एंड उसका जो एनुअल चार्जेस लगेगा इंटरेस्ट का वो रहेगा 11%, ठीक है। तो ये तो आता है, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो पर्पज़ के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एंड अब मैं बात करूँगा बेस्ड ऑन दी सिक्योरिटी के हिसाब से जो क्रेडिट है उसके लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से मैं अगर डिवाइडेशन करूँ तो इसमें सबसे पहले आती है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब जो सिक्योर्ड लोन है वो क्या है कि उसमें क्या रहती है कि कुछ सिक्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से सिक्योर रहेंगी अपने लोन को लेने में भी और देने में भी। एंड अनसिक्योर्ड लोन में क्या रहता है कि जो लोन देता है वो खुद अपने आप में जिम्मेदार रहता है लोन को लेने के लिए। तो सिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करें तो इस लोन के अंतर्गत क्या आते हैं कि एक आता है पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी के अंतर क्या क्या रहता है कि जो ब्रोवर रहता है जो लोन को लेता है वो ही सेल्फ स्टैंड करता है उसको पे करने के लिए, या फिर गारंटर के रूप में वो ही रहता है, ठीक है। एंड इसके अंतर्गत एक कोलेटरल सिक्योरिटी आ जाती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा कोलेटरल होस्ट। अब कोलेटरल होस्ट क्या रहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिजीज़ है वो आपकी वीट की क्रॉप में लग रहा है, तो अगर वीट नहीं है तो वो क्या रहेगा कि वीट के और जो कुछ कोलेटरल बीट्स वगैरह होते हैं उन पर रह करके अपना सर्वाइवल कर लेता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सीजन जब भी ये जो है वीट की क्रॉप होगी तो वो उस पर दोबारा से मूव कर जाएगा एंड अपना जो सर्वाइवल है वो कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया तो आपने क्या किया कि आपने लोन तो आपने लिया बट उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया, उसमें किसी और को आपने गारंटर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाती हैं। एंड इसके अंतर्गत और बहुत सारे लोन्स आते हैं, जैसे कैटल लोन्स हैं, यहाँ पर एक कैटल के लिए लोन रहता है, या फिर एक मॉर्टगेज रहता है, एक हाइपोथेटिक लोन रहता है, ठीक है। एंड अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत मैं बताऊँ आपके लिए, तो उसमें क्या रहता है कि जो गारंटर रहता है वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, आपने लोन दिया किसी को वो आपका दे या ना दे, तो ये सारी चीज़ें जो है अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आती हैं। एंड अब मैं बात करूँगा यहाँ पर लेंडर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो लेंडर क्लासिफिकेशन क्या है कि लेंडर क्लासिफिकेशन में जो क्रेडिट है उसके लिए पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक रहता है आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड दूसरा है यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। एंड जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रहते हैं इसमें आपकी कोऑपरेटिव्स बैंक्स वगैरह आ जाती हैं एंड कॉमर्शियल जो बैंक्स रहती हैं वो आ जाती हैं। एंड अगर बात करेंगे आप नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, तो इसके अंतर्गत आपके क्या रहते हैं कि बहुत सारे मनी लेंडर्स रहते हैं, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, एंड यहाँ पर और आपके जो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं आप उनसे जो लोन ले लेते हैं। एंड जो लास्ट क्लासिफिकेशन है क्रेडिट का वो है बेस्ड ऑन दी बोरोवर। बोरोवर का मतलब क्या रहता है कि जो लोन को लेता है, ठीक है, जो लोन को लेता है वो क्या कह रहता है, बोरोवर। तो द क्रेडिट इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, कि आपको जो लोन ले रहा है वो किस टाइप का है। अगर बेस्ड ऑन दी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे तो फार्मर क्या रहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस भी करते हैं, तो वो बिजनेस क्या कर रहा है कि जो फार्मर है वो किस बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या रहता है कि फार्मर आपका डेयरी फार्मिंग कर सकता है, पोल्ट्री फार्मर है, या फिर पिसिकल्चर फार्मिंग है, या फिर कोई रूरल एजेंसीज हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत भी आप उसे लोन दे सकते हैं। एंड एक रहता है यहाँ पर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फार्मर, कि जो फार्मर का साइज़ क्या है, वो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, या फिर मीडियम फार्मर है, या फिर लार्ज फार्मर है। तो उसके हिसाब से भी लोन को डिसाइड किया गया है। अगर आपका मान लो कोई स्मॉल फार्मर लोन ले रहा है तो उसके लिए जो लोन की लिमिट होगी वो बहुत कम होगी, एंड जो लार्ज फार्मर लोन लेगा तो उसके लिए जो लोन लिमिट रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपके लिए बता दिया कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है उसकी नीड्स क्या होती है एग्रीकल्चर में, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग्स क्या है एंड उसका क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे आप डीएम कर देंगे तो मैं आपके लिए इंस्टेंटली आंसर वहाँ पर दे दूँगा। एंड नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपका रिप्लाई जो है कर दूंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो और ज़्यादा बड़ा हो एंड आपके लिए और बेटर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।